डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको इसके ब्रांचेस और पुरानी आयात समझा दी थी और मैंने उनका वर्क भी आपको दिया था। आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम अपने बायोलॉजी के मजीद जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के जो बाकी लेक्चर्स रह गए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। हम पहले डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? बायोलॉजिकल मेथड किसी भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, पहले इनके डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहले स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है कि किसी भी चीज का मुशाहिदा करना। फॉर एग्जांपल जैसे मलेरिया की बीमारी है तो हम पहले फोकस करेंगे कि मलेरिया की बीमारी है तो उसकी वजूहात क्या है। ऑब्जर्वेशन मीन कि हम पहले वो टॉपिक उठाएंगे जिसके बारे में हमें इन्वेस्टिगेशन करनी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि जो आपने ऑब्जर्वेशन ली है यानी जो आपने टॉपिक उठाया है, अब आप उसके बारे में समझना चाहते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, उसके बाद अब हम जाएंगे डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब क्या होता है कि हाइपोथेसिस से जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, लाइक कि हमें पता है मलेरिया किस वजह से हुआ है, जो है मॉस्क्यू की वजह से होता है। ठीक है, जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उससे ये पता चलता है कि जो मलेरिया की बीमारी है वो प्लाज्मोडियम की वजह से है, जो एक जरासीम है। तो अब डिटेक्शन में क्या होगा? अब हमें ये पता चलेगा कि मलेरिया की बीमारी जिसको भी है उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट में अब क्या होगा, ये हमारे पास वाज़ेह कैसे होगा कि हम ब्लड का टेस्ट लेंगे, अगर उसमें प्लाज्मोडियम निकला तो इसका मतलब ये होगा कि मलेरिया की वजह क्या है? प्लाज्मोडियम। उसके बाद आ जाते हैं हम रिजल्ट पे। रिजल्ट में हमें ये बात पता चलेगी कि जो हेल्दी पर्सन है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं होगा, लेकिन जो बीमार इंसान है उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। थ्योरी या लॉ का मतलब क्या है? थ्योरी या लॉ का मतलब ये है कि अब जो टॉपिक या जो प्रॉब्लम का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसकी जो इम्प्रूवमेंट प्रूफ है वो ज्यादातर या बहुत से साइंटिस्ट दे देते हैं, तो वो क्या बन जाती है? थ्योरी, जिसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद मुस्लिम साइंटिस्ट। सबसे पहले हमारे पास है जाबिर बिन हयान। इन्होंने हैवान और अल नबातात पे बुक्स लिखी हैं जिनमें जानवरों और पौधों के बारे में बताया है। अब्दुल मालिक, इन्होंने भी बहुत सी बुक्स लिखी हैं जिसमें इन्होंने डिफरेंट बॉडी के फंक्शन के बारे में बात की है, मुख्तलिफ जानवरों के, इंसानों के बॉडी पार्ट्स और उनके फंक्शन के बारे में। ठीक है, अल्बिन रब्बान, इन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और इन्होंने ज़ूलॉजी, फिजियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी में अपनी जो है वो किरदार अदा किया है। इब्नुल हैथम ने भी डिफरेंट बुक्स लिखी हैं जिसमें उन्होंने प्लांट्स, एनिमल, इनके फंक्शन और डिफरेंट जो है बायोलॉजी के बारे में बताया है। उसके बाद है ज़ैनुल इब्न हैथम, इन्होंने डिफरेंट प्लांट्स के बारे में बुक्स लिखी हैं और इन्होंने बहुत सी जगहों के जो है वो बहुत से प्लेसेस के जो है पौधों के बारे में मजीद इन्होंने डिस्कस किया और उनके बारे में बताया। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी पहले आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ फूड। बायोलॉजी में जो है वो जिंदगी में बहुत आसानी पैदा की है, जैसे कि इसके जरिए से हम डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करते हैं, वीट, राइस और क्रॉप जो है वो पैदा होते हैं जिसकी वजह से हमारे खाने की जरूरत पूरी होती है। इम्पोर्टेंट ऑफ हेल्थ, बहुत से ड्रग्स, अद्वियात और बहुत से ऐसे इंजेक्शंस वगैरह बनाए हैं जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखती है, जो हमारी ज़िंदगी को आसान और हेल्दी करता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो भी आलूदगी, जैसे फैक्ट्रीज से जो गंदा पानी निकलता है, धुआं निकलता है, बायोलॉजी ने ऐसे वर्क किया है जिससे उसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। उसके बाद है जेनेटिक इंजरी, जो डीएनए में, आरएनए वगैरह में जो रप्चर्स हो जाती हैं, जो डिफेक्ट्स हो जाते हैं, बायोलॉजी ने उनको आर्टिफिशियली सही करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स बनाई है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आती है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट ये था कि बेजान चीजों से जानदार पैदा होते हैं। ठीक है, और बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है
जानदार पैदा होता है। लेकिन एबायोजेनेसिस को रद्द किया गया। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया कि गोश्त के टुकड़े को एक जार में बंद कर दिया गया, ठीक है, लेकिन उसमें एक जाली लगा दी गई। उसमें सिर्फ हवा जा सकती थी और फ्लाइज उसमें जो मक्खियां थी वो नहीं जा सकती थी। कुछ अर्से बाद देखा गया कि उस गोश्त के टुकड़े में कोई फ्लाइज नहीं थी, कोई मक्खी नहीं थी, कोई उसका प्योपा नहीं बना था, वो बिल्कुल फ्रेश था। इसका मतलब ये हुआ कि जो जानदार है वो जानदार से ही पैदा हो सकता है, क्योंकि अगर उसमें सिर्फ हवा जा सकती थी और कोई जानदार चीज जैसे मक्खियां वगैरह नहीं जा सकती थी तो वो उस गोश्त में पैदा ही नहीं। अगर वो जाती तो पैदा होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जानदार से सिर्फ जानदार पैदा हो सकता है, बेजान चीज से जानदार पैदा नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए मैंने इनके क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिए हैं, ठीक है, और आपको ये वर्क करके मुझे देना है। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये वर्क जो है आपको बहुत ध्यान से अपने टेक्स्ट बुक से ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।